शहर की चहल पहल से दूर रोहन, उसकी पत्नी कविता और उनके बच्चे अर्नव और सिया ने एक नई जिंदगी की उम्मीद में राजस्थान के दूर दराज गांव में स्थित अपनी पैतृक हवेली का रुख किया। ये हवेली रोहन के पिछड़े चाचा जी की थी, जो दशकों से वीरान पड़ी थी। विशाल जर्जर दरवाज़ों और ऊंची दीवारों वाली ये इमारत अपने अंदर एक सदी की खामोशी समेटे हुए थे, जो उनके नए घर के रूप में थोड़ी डरावनी पर आकर्षक लग रहे थे। शुरुआती कुछ दिन शांति से गुजरे, लेकिन हवेली की गहरी खामोशी में एक अजीब सा ठहराव महसूस होता था। सूरज ढलते ही गलियारों में अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आता, मानो हवा में कुछ भारीपन घुल गया हो। कविता को अक्सर लगता कि कोई अदृश्य निगाहें उसे देख रही हैं, लेकिन रोहन इसे नई जगह का वहम कहकर टाल देता था। वहीं अर्नव, जो स्वभाव से थोड़ा शांत था, जल्द ही एक अदृश्य आंटी से बातें करने लगा। अर्नव के लिए उसकी आंटी बेहद वास्तविक हो चुकी थी। वो उसे एक दुखद आंखों वाली पुरानी साड़ी पहने महिला के रूप में बताता। छोटी सिया भी कभी कभी एक खाली कोने की ओर देखकर खिलखिलाती या अचानक खामोश हो जाती, जैसे किसी अदृश्य साथी से मिल रही हो। रोहन और कविता इन बातों को बच्चों की कल्पना मानकर शांत रहने की कोशिश करते हैं, पर उनके मन में बढ़ती बेचैनी अब उन्हें परेशान कर रहे थे। अर्नव की बातों में उन्हें एक अजीब सी सच्चाई महसूस होने लगी थी। हवेली की शांति धीरे धीरे भयानक शोरगुल में बदलने लगी। रात के गहरे सन्नाटे में ऊपरी मंजिल से कदमों की अस्पष्ट आहटें सुनाई देती, जैसे कोई धीमे धीमे चल रहा हो। बंद दरवाजे अपने आप खुलने और बंद होने लगे, और कभी कभी रसोई से बर्तनों के गिरने की खौफनाक आवाज आती। कविता को लगातार डरावने सपने आते हैं, जिनमें एक महिला दर्द भरी आवाज में मदद के लिए पुकारती। हवेली के कुछ हिस्सों में तापमान अचानक गिरने लगा और एक असहनीय दुर्गंध फैल जाती थी। जो रोहन इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, उसने भी अब अपनी आंखों से अजीबोगरीब चीजें देखी। रात में गलियारे में एक काली परछाई दिखाई देती, और वो जब अकेला होता तो उसे फुसफुसाहटें सुनाई देती। उसने हवेली के पुराने इतिहास के बारे में जानने की कोशिश की, पर गांव के लोग इस विषय पर बात करने से कतराते थे। वो सिर्फ इतना कहते थे कि यह हवेली ठीक नहीं है, यहाँ पर कुछ बुरा हुआ था, जिससे रोहन की बेचैनी और बढ़ गई। एक अमावस की रात थी जब अचानक बिजली गुल हो गई। पूरा गांव और हवेली घने अंधेरे में डूब गए। तभी अर्नव अपनी नींद में बड़बड़ाता हुआ हवेली के एक बंद पुराने हिस्से की ओर जाने लगा। कविता ने हवेली की दीवारों से दर्दनाक चीखें सुनी, मानो कोई अंदर से अपनी मुक्ति के लिए चिल्ला रहा हो। उन्हें लगा कि एक भयानक दुर्भाग्यपूर्ण शक्ति अब सीधे उनसे संपर्क कर रहे थे और उन्हें अपने कब्जे पर लेने पर उतारू थे। डरे सहमे रोहन ने अगले दिन गांव के एक पुराने बुजुर्ग और हवेली के चौकीदार से बात की। बहुत जोर देने पर चौकीदार ने कई साल पहले की एक दर्दनाक कहानी सुनाई। रोहन के चाचा का
गांव की एक गरीब लड़की राधिका से प्रेम संबंध था। राधिका गर्भवती हो गई, लेकिन चाचा ने सामाजिक बदनामी के डर से उसे हवेली के गुप्त कमरे में कैद कर दिया। वहीं उसने दम तोड़ दिया और उसका अजन्मा बच्चा भी उसी के साथ ही मर गया। चौकीदार ने बताया कि उसकी आत्मा अभी भी हवेली में ही भटक रही है, न्याय और मुक्ति की तलाश में। जैसे ही इस खौफनाक सच्चाई का खुलासा हुआ, हवेली में मौजूद आत्मा और भी हिंसक हो गई। वो अर्नव को बार बार गुप्त कमरे की ओर खींचने की कोशिश करते जहां राधिका ने दम तोड़ा था। कविता को राधिका के आखिरी पलों के भयानक दृश्य दिखाई देने लगे और उसे लगातार घुटन महसूस होती। रोहन को चाचा की एक पुरानी डायरी मिली जिसमें राधिका की कहानी और उसके कैद होने की पुष्टि हुई। ये सब उसकी आंखों के सामने एक खूनी हकीकत की तरह खुलने लगा। परिवार ने आखिरकार एक तांत्रिक की मदद लेने का फैसला किया ताकि राधिका की अशांत आत्मा को मुक्ति मिल सके। तांत्रिक ने बड़ी मुश्किल से मदद करने को राजी हुआ, क्योंकि उसे पता था कि ये एक बहुत ही शक्तिशाली आत्मा थी। मुक्ति की रस्म शुरू हुई, लेकिन आत्मा ने पूरी ताकत से विरोध किया। हवेली में भयानक शोरगुल मच गया। चीजें अपने आप उछलने लगी और हवा में चीख गूंज उठे जो उनके दिलों को दहला दे रहे थे। आत्मा अपनी आखिरी लड़ाई लड़ रहे थे। कई घंटों के संघर्ष और भयानक अनुभवों के बाद रस्म आखिरकार सफल हुई। हवेली को नकारात्मक शक्ति से मुक्ति मिल गई, पर परिवार पूरी तरह से टूट चुका था। वो उसी रात हवेली छोड़कर चले गए, फिर कभी वापस नहीं लौटे। दीवारों में दफन वो राज अब हवा में तैर रहा था। एक दुखद आत्मा को मुक्ति मिली थी, लेकिन परिवार के मन में उस रात की भयानक यादें हमेशा के लिए कैद हो गईं। हवेली आज भी वहीं खड़ी है, अतीत की एक भयानक कहानी की मूक गवाह बनकर। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। शर्मा परिवार, जिसमें राजेश, सुनीता और उनके 2 प्यारे बच्चे मीना और रवि शामिल थे, हमेशा एक बड़े और हवादार घर का सपना संजोए हुए थे। उनकी ये चाहत तब पूरी होती दिखी जब शहर से थोड़ा दूर एक पुराना मगर बेहद ही खूबसूरत घर उन्हें पसंद आया। उस घर में एक विशाल हरा भरा बगीचा था और एक अनोखा पुरानापन था जिसने उन्हें तुरंत अपनी ओर खींच लिया। अपनी उम्र के बावजूद वो घर एक नई शुरुआत का एहसास करा रहा था। शहरी भागदौड़ से दूर एक शांत जिंदगी का वादा। राजेश और सुनीता ने बिना देर किए इसे अपना नया ठिकाना बनाने का फैसला लिया। बच्चे भी बड़े बड़े नए कमरों को देखकर उत्साहित थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इस पुरानी सुंदरता के भीतर एक गहरा, रूह कंपा देने वाला रहस्य इंतजार कर रहा था। शुरुआती कुछ हफ्तों में सब कुछ सामान्य लग रहा था। कभी कभार हवा में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती, जिसे वो हवा का खेल समझकर टाल देते। रसोई में अचानक किसी बर्तन के खिसकने की आवाज आती, पर इसे भी वो पुरानी इमारत की सामान्य आहटें मान लेते हैं। रात के समय रवि ने अपने कमरे के दरवाजे के नीचे से हल्की सी रोशनी देखी थी, मगर जब उसने अपनी माँ को बताया तो उन्होंने इसे
बस सपने का वहम कहकर खारिज कर दिया। सुनीता को कई बार ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन जब भी वो मुड़कर देखती तो वहां हमेशा सन्नाटा ही मिलता। परिवार ने इन छोटी मोटी घटनाओं पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हें नए घर के बसने की शुरुआती उथल पुथल मानकर उन्होंने अनदेखा कर दिया। धीरे धीरे ये घटनाएं अब और भी ज्यादा अजीब हो जा रही थी। घर के कुछ हिस्सों में अचानक इतनी ठंडक महसूस होने लगी मानो वो किसी बर्फीले तहखाने में हो, जबकि बाहर तेज गर्मी होती। मीना ने शिकायत की कि उसके खिलौने रात में अपनी जगह से हट जाते हैं और एक बार तो उसकी गुड़िया छत पर मिली। राजेश ने अपने दफ्तर की फाइलें एक खाली दराज में बंद की थी, लेकिन अगली सुबह वो बिखरी हुई फर्श पर पड़ी मिली। अब फुसफुसाहटें ज्यादा साफ सुनाई देती थी। कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे कोई उनका नाम पुकार रहा हो। सुनीता को अक्सर अपने कंधे पर किसी के हाथ का एहसास होता, मगर वो जब देखती तो वहां कोई भी मौजूद नहीं होता। ये सब धीरे धीरे पूरे परिवार में एक अनजाना डर पैदा कर रहा था। एक रात रवि चीखता हुआ नींद से उठा। उसने दावा किया कि उसके बिस्तर के पास एक लंबी अंधेरे में बनी आकृति खड़ी थी। उस रात सुनीता ने रसोई में एक ग्लास को अपने आप मेज पर फिसलते और जमीन पर टूटते देखा। अब चीजें सिर्फ अजीब नहीं बल्कि डरावनी भी हो चुकी थी। मीना ने अपने माता पिता को बताया कि उसने घर के अंदर एक छोटी लड़की को सफेद कपड़ों में देखा है, जो हमेशा उसकी तरफ घूरती रहती है। परिवार ने अब अपनी आंखों से ऐसी घटनाएं देखी थे जिनकी कोई तार्किक व्याख्या मुमकिन नहीं थे। बच्चों की नींद उड़ गई थी और वो दिन में भी डरे सहमे रहते हैं। राजेश और सुनीता अब खुद को इस रहस्यमय आतंक से घिरा हुआ महसूस कर रहे थे जिसकी कोई सीमा नहीं थी। राजेश ने पुराने घर के पुराने कागजात और उसके इतिहास की तलाश शुरू की। उसे पता चला कि यह घर कई दशकों पुराना था और इसमें कई दिल दहला देने वाली घटनाएं घट चुकी थी। एक छोटी बच्ची जिसका नाम राधा था, उसने इसी घर में एक दुखद दुर्घटना का शिकार हो गए थे और उसकी मौत हो गई थी। उसके माता पिता इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। इन कहानियों से उनका डर और बढ़ गया। सुनीता ने एक स्थानीय पंडित जी से बात की, जिन्होंने घर में एक नकारात्मक ऊर्जा के होने की पुष्टि की। पंडित जी ने कुछ अनुष्ठान करने का सुझाव किया, ये कहते हुए कि आत्माएं शायद घर में शांति चाहती थे या कुछ अधूरा छोड़ गए थे। परिवार ने तुरंत अनुष्ठान करने का फैसला किया, लेकिन क्या बस ये काफी था? पंडित जी ने अनुष्ठान शुरू किया। जैसे ही उन्होंने पवित्र मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, घर में अजीब सी हलचल मच गई। हवा में एक अजीब सी दुर्गंध फैल गई और वातावरण इतना ठंडा हो गया कि उनकी सांसें जमने लगी। अचानक ऊपर से एक तेज चीखने की आवाज आई और मीना के कमरे से एक जोरदार धमाका हुआ। जब राजेश और सुनीता ऊपर दौड़े तो उन्होंने देखा मीना का कमरा पूरी तरह से अस्त व्यस्त था और उसकी गुड़िया दीवार पर खून जैसे लाल धब्बों के बीच चिपकी हुई थी। गुड़िया की आंखें उन्हें घूर रही थी, मानो उसमें कोई भयानक आत्मा समा गई हो।
पंडित जी ने घबरा कर कहा कि यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है और इसे शांत करना असंभव है। वो सब आतंकित होकर पीछे हट गए। उस भयानक रात के बाद राजेश और सुनीता ने फैसला किया कि वो अब और इस घर में एक पल भी नहीं रह सकते। उन्होंने तुरंत ही घर छोड़ने का तय किया। ये उनके सपनों का घर था, लेकिन अब ये एक जीते जागते दुख में बदल चुका था। वो अपना अधिकांश सामान वहीं छोड़कर बस अपनी जान बचाकर भागे। उन्होंने कभी उस घर में वापस जाने की हिम्मत नहीं की। आज भी जब वो उस खौफनाक घटना को याद करते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। वो उस रहस्यमय डर को कभी नहीं भूल सकते जो उस प्रेतवादित हवेली में उनकी आत्माओं में गहराई तक समा गया था। कुछ घर सिर्फ पत्थर और गारे से नहीं बने होते हैं, वो पुरानी पीड़ा और अशांत आत्माओं की कहानियों को अपने भीतर समेटे होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की दूसरी कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की आखिरी कहानी की ओर। शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश, 2005। विश्राम सिंह बड़ी बेसब्री से अपने साथी दिनकर का इंतजार कर रहा था। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे वो बेसब्र हो रहा था। तभी दूर साइकिल पर उसे दिनकर आता दिखाई दिया। विश्राम ने राहत की सांस ली और उसके चेहरे पर रोष के भाव भी आते चले गए। क्या यार, तुम्हें पता है? विश्राम की पूरी बात अभी खत्म भी नहीं हो पाई थी कि दिनकर मुस्कुराते हुए बोल पड़ा, माफ करना भाई, असल में आज मेरी बेटी का जन्मदिन था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। ये कहते हुए उसने अपने हाथ में थमे झोले में से मिठाई का एक डिब्बा खोलकर विश्राम के आगे कर दिया। विश्राम ने बर्फी का एक टुकड़ा उठाकर मुंह में डाला और कहा, अच्छा ठीक है, अब जल्दी से रजिस्टर पर साइन कर और मुझे छुट्टी दे दे। फिर विश्राम जैसे ही साइकिल निकाल कर उस पर बैठने को हुआ, ये मिठाई का डब्बा तो लेता जा भाई, भाभी और बच्चों को भी खिला देना। दिनकर के हाथ से मिठाई का डब्बा लेकर विश्राम ने उसे झोले में डाला और जोरों से पैंडल मारता हुआ चल निकला। विश्राम सिंह शाहजहांपुर शहर के पड़ोस के एक गांव का ही रहने वाला था। लकड़ी का फर्नीचर बनाने वाले कारखाने पर वो और दिनकर नाइट शिफ्ट में सिक्योरिटी गार्ड थे। दिनकर भी उसके पड़ोसी गांव का ही निवासी था। विश्राम के परिवार में उसकी पत्नी, 2 बेटे और एक बेटी के अलावा माँ बाप भी थे जो विश्राम के बड़े भाई के पास रहते थे। एक बेटा चंदन बालिग हो चुका था और नीट की परीक्षा पास कर चुका था। उसे जल्द ही सरकारी मेडिकल कॉलेज में सीट भी मिलने वाली थी। दूसरा बेटा मनन अगले साल इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाला था और बेटी आभा अभी कक्षा 8 में पढ़ रहे थे। विश्राम सिंह अपनी ही धुन में खोया हुआ जोर जोर से साइकिल चलाते हुए अपने गांव की ओर जाने वाली उस सुनसान सड़क पर बढ़े जा रहा था। एक हाथ में एक बड़ी सी टॉर्च और दूसरे हाथ में साइकिल का हैंडल थामे वो थोड़ा घबराए हुआ सा आगे बढ़ रहा था। असल में उसका उस रास्ते से रोज का ही आना जाना था, लेकिन आज दिनकर की वजह से काफी देर हो गए थे। लोगों का ही नहीं बल्कि उसका भी मानना था कि वो सड़क अंधेरा होने के बाद सेफ नहीं है, क्योंकि वहां रात में गुजरने वालों के साथ कई अजीब और डरावनी घटनाएं हुई थी। हालांकि उसने ऐसा सिर्फ सुना था, मन में कई तरह के सवाल उमड़ रहे थे। कुछ उसकी हिम्मत तोड़ रहे थे तो कई उसकी हिम्मत बढ़ा रहे थे
ये कहकर कि ये सब अंधविश्वास है, आदमी का वहम, अफवाहें हैं जो असामाजिक तत्व लोगों को डराने और बहकाने के लिए उड़ाए जाते रहे हैं। फिस की आवाज के साथ उसकी साइकिल का अगला पहिया पंचर हुआ। वो लड़खड़ा गया, लेकिन उसने खुद को गिरने से बचा लिया। हे राम, ये मुसीबत भी अभी आनी थी। गुस्से, डर और हैरानी से बड़बड़ाता हुआ वो साइकिल को पैदल ही लेकर चल दिया। गांव अभी मतलब भर की दूरी पर था। उस सड़क के दोनों तरफ खेत ही खेत हैं। खेत में गन्ने और धान की फसल खड़ी हुई थे। अक्टूबर का महीना था और अंधेरा पड़ने के साथ साथ थोड़ी ठंड भी बढ़ रहे थे। पैदल गांव की ओर साइकिल लेकर बढ़ रहे विश्राम के रोंगटे उस वक्त खड़े हो गए जब आगे कच्ची सड़क शुरू होती थी और उस कच्ची सड़क के दोनों ओर सरकंडे की ऊंची लंबी घनी झाड़ियां थे। मन ही मन भगवान का नाम जपते हुए विश्राम आगे बढ़ रहा था कि तभी झाड़ियां जोर से हिलने लगी और वो कांप उठा। उसकी टांगें कांपने लग गईं कि तभी झाड़ियों से दो सियार निकलकर उसके सामने से भागते हुए निकल गए। उसने सीने पर हाथ रखकर एक लंबी और गहरी सांस ली और तेजी से आगे बढ़ने लगा। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे आ रहा हो। वो रुका और पीछे घूमकर उसने चारों तरफ टॉर्च की रोशनी मारी, लेकिन सिवाय सन्नाटे और निर्जनता के वहां और कुछ भी नजर नहीं आया। वो बेहद डरने लगा था। उसे ऐसा महसूस होने लगा था कि वहां कुछ न कुछ तो जरूर था और उसका पीछा कर रहा था। उसने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाई। उसका मन कर रहा था कि जल्दी से जल्दी गांव के नजदीक पहुंच जाए, लेकिन साइकिल उसके पैरों को बाधा बना रहे थे। उसका मन कर रहा था कि साइकिल को कहीं छुपा दे और दौड़ता हुआ गांव पहुंच जाए, पर साइकिल खोने का भी डर था। आगे बड़े नाले की पुलिया पड़ते थे जहां से उसका गांव दिखना शुरू हो जाता था। उस रोड और पुलिया के बीच में थोड़ी ऊंचाई थी, जिसकी वजह से साइकिल को लेकर चढ़ना विश्राम को हाँफने पर मजबूर कर रहा था। आज बहुत दिक्कत हो रही है। इतनी ऊंचाई भी नहीं कि साइकिल लेकर पुलिया पर चढ़ा जा सके। विश्राम को लग रहा था कि जैसे वो साइकिल के साथ साथ किसी और का भी वजन ढो रहा हो। पुलिया से उतरते ही ढलान शुरू हो जाते थे, पर फिर भी विश्राम को ऐसा लग रहा था कि जैसे साइकिल पर कई 100 किलो का वजन बांध दिया गया हो, या फिर जैसे कोई भारी भरकम इंसान पीछे बैठा हो। हाँफते कराहते विश्राम किसी तरह गांव तक पहुंच ही गया और फिर साइकिल समेत एकदम धड़ाम से नीचे जा गिरा। ऐसा लगा जैसे किसी ने एकदम से साइकिल को एक तरफ धक्का दे दिया हो। विश्राम धड़ाम से जा गिरा और फिर तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, मिठाई दे वरना मारा जाएगा। ये आवाज सुनकर विश्राम को काटो तो खून नहीं, क्योंकि वहां आसपास और कोई भी नहीं था। तो फिर यह आवाज कहां से आ रहे थे? विश्राम समझ चुका था कि हो ना हो ये मामला कुछ तो गड़बड़ है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वापस से आवाज आई, मिठाई देता है या फिर तुझे मारकर खा जाऊं। ये सुनकर अब तो विश्राम बहुत ज्यादा डर चुका था। उसने साइकिल के हैंडल पर से झोला खोला और फिर मिठाई को वहीं नीचे जमीन पर रख दिया। फिर उसने धीरे से अपना साइकिल उठाया और फिर दौड़ता हुआ वहां से सीधे अपने गांव की ओर पहुंच गया। उसने एक दफा पीछे पलट कर देखा
तो फिर उसने पाया कि पीछे मिठाई का डब्बा खुला पड़ा था, मगर वहां पर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। विश्राम जानता था कि यह भी जो कुछ भी हुआ वो मामूली बात नहीं थे। वो बहुत डरा हुआ था, वो हाँफ रहा था और पसीने से तरबतर हो चुका था। वो जैसे तैसे घर पहुंचा। उसके घर पर उसकी पत्नी ने पहले उसे देखा, तो फिर वो समझ नहीं पाई कि आखिर विश्राम के साथ हुआ क्या है। मगर बाद में जब विश्राम ने सबको पूरी घटना बताई, तब उन्होंने बताया कि दरअसल कई लोगों के साथ उस रास्ते पर ऐसा हुआ है। विश्राम पहला नहीं है। रात के लिए वो रास्ता सुरक्षित नहीं है। उस दिन के बाद से विश्राम कभी भी इतनी रात गए वापस उस रास्ते से घर नहीं लौटा। अगर कभी किसी वजह से रात हो भी जाती थी तो वो वहीं पर रुक जाता था।